नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को वोटिंग होगी। इस चरण से माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को अपने बागी नेताओं से ही कड़ा मुकाबला करना होगा। दरअसल इस चरण की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा से बागी हुए नेता चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि यूपी में चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसमें 16 रिजर्व सीटें भी शामिल हैं। वहीं जिलों की बात करें तो इस चरण में लखनऊ, हरदोई, पीलीभीत, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फतेहपुर और बांदा जिलों में मतदान होगा। बता दें कि इस चरण में कई सपा नेता भी मैदान में हैं जो अपना टिकट कटने के बाद बागी तेवर अपना कर मैदान में हैं। दरअसल इस बार सपा राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में है। ऐसे में समझौते के चलते सपा ने कई सीटों को आरएलडी के खाते में दे दिया है। इस स्थिति में कई सालों से अधिक समय से पार्टी के लिए काम कर रहे नेताओं को मायूसी झेलनी पड़ी। यूपी चुनाव में अब आने वाले मतदान चरणों में अयोध्या की रुदौली सीट और बीकापुर भी शामिल है। इन सीटों पर सपा के लिए चुनौती देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए मतदान 23 फरवरी को और यहीं से जो एक मुकाबला है अब कड़ा होता जा रहा है और बहुमत का आंकड़ा भी यहां से ऊपर निकल जाएगा। अब ऐसे में किस दल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ये इस पर निर्भर है। 10 सीटें ऐसी जो इस चरण में कड़े मुकाबले में हरदोई, सरोजनी नगर, लखनऊ पूर्व, पूर्वा, लखनऊ कैंट, तिंदवारी, बिंदकी, हुसैनगंज, रायबरेली, ऊंचाहार। दरअसल रायबरेली की ऊंचाहार सीट चर्चा में इसलिए है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2017 में सीट पर जीत दिलाने वाले अपने विधायक मनोज पांडे पर फिर से भरोसा जताया है। बहुजन समाज पार्टी ने अंजलि मौर्य और कांग्रेस ने अतुल सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया है। और सबसे बड़ी बात, कल और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। आलोक वत्स बीजेपी से, आशीष चौधरी समाजवादी पार्टी से और विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आलोक जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। 4 मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, कौशल किशोर और अजय मिश्रा टेनी, 4 केंद्रीय मंत्री इन क्षेत्रों से आते हैं। लखनऊ में अर्बन वोटर है और आपके पास अच्छी तादाद में वोट है, लेकिन पीलीभीत में वरुण का विद्रोह है और कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी है। कैसे देखते हैं इन चुनौतियों को? चौथे चरण आते आते तो हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है सरकार बनाने की। और चौथे चरण में सपा का समस्या सपा के लोगों, हमारी सीटें तो क्लियर है, जहाँ चाहे रायबरेली में हो या अयोध्या में हो या सीतापुर में हो या फतेहपुर में हो या हरदोई में हो जी या उन्नाव में हो, कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन इनकी जो 16 रिजर्व सीटें भी यहाँ पे हैं, क्योंकि मायावती जी रेस में कहीं नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस की तरह वो भी लंगड़ी घोड़ी बन के रह गई है, तो दलितों का भी अथाह प्रबल समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और उन 16 सीटों पर भी हम अधिकतम सीटों पर विजय होंगे। सपा के साथ इस चौथे चरण में जो 59 सीटों पर चुनाव हो गई है, उसमें इनके जो बागी उम्मीदवार हैं, जिनको आरएलडी गठबंधन के कारण टिकट से वंचित होना पड़ा और जो वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे थे,
वो बहुत बड़ा डैमेजिंग फैक्टर इनके लिए होने जा रहा है। और इस क्षेत्र में जो योगी जी का विकास की जो गंगा बहाई है हमने पूरी यूपी में, इसका भी प्रभाव बहुत प्रबल पड़ेगा इन 59 सीट पर। और यहाँ पे मुझे लगता है कि विपक्ष में जो भी मुकाबला हमारा समाजवादी पार्टी से है कि वो जनता उन लोगों को भी समझ में आ जाएगी कि अब योगी जी को सरकार बनाने से कोई नहीं हो सकता है। जनता अपना मुंह बना चुकी है। गुंडे राज में गुंडे माफियाओं को लाने का कहीं से कोई उनका इरादा नहीं है। और जो मोदी योगी के डबल इंजन की सरकार में जो प्रोग्रेस उन्होंने देखा है धरती पे उतर कर लोगों को मिलते हुए, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि हमको सरकार बनाने से कोई भी यूपी में रोक सकता। आशीष चौधरी जी, आवाज मिल रही है आपको? आशीष जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ हाँ आ रही। आशीष जी, ये जो चौथा चरण है आपके लिए यहाँ पर कांटे की टक्कर का चरण है। ये चौथा चरण कैसे देखते हैं? कहाँ कहाँ पर आपको बढ़त है या कहाँ कहाँ आप मजबूत हैं? मैं राजनीति से बिलोंग करता हूँ और लखनऊ भी हम देखते हैं। हमारा चौथा चरण भी बहुत शानदार जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, जो चौथे चरण की जो जनता है, जो जनपदों की जनता है, वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने जा रही, क्योंकि वो विकास के नाम पे इस बार वोट करने जा रही, बहकावे के नाम पे तो वोट कर नहीं रही। आपका जो प्रथम द्वितीय तृतीय चरण था वो बहुत बहुत शानदार था और आपकी ये डिबेट के माध्यम से और चैनल के माध्यम से वहाँ की जनता का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और उनको धन्यवाद। और आगामी जो चौथे चरण है ये भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा। इसी चौथे चरण से भाजपा के आपके चेहरे देखेंगे तो उतरते हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि इसी से माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की जो मनचाही सरकार जो चाह रही थी सरकार की, अखिलेश यादव की सरकार है, जिससे रोजगार मिल सके, रोड अच्छे हो सके, पानी की व्यवस्था अच्छी हो सके, बिजली की व्यवस्था हो सके, जो पेंशन बहाल हो सके और गांवों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सके, गांव में पेंशन 1500 रुपए किसानों को मिल सके, वृद्धा पेंशन मिल सके और 2 बोरी DAP 5 बोरी यूरिया खाद मिल सके, गांव में मोटरसाइकिल, शहरों में मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल मिल सके। इन तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता वोट कर रही इस बार और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बना रही। तो ये चौथा चरण हमारे लिए बहुत अच्छा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं उस चौथे चरण की जो जनता जो वोट करने जा रही, कल हमारा चुनाव है और कल भी और बहुत अच्छा जाएगा वोट। और सब वोटर के जितने मतदाताओं से मैं अपील भी करना चाहूंगा कि सारे लोग वोट करें और सारे लोग अपनी सरकार चुने और माननीय अखिलेश यादव की सरकार चुने और इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएं। ठीक है विपिन शर्मा जी, देखिए आलोक वत्स मायावती के बारे में एक टिप्पणी कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं उस पर आपका ध्यान चाहूँगा। और 59 सीटों पर 40% से ज़्यादा जाटव वोट है। पासी जो वोट है वो नहीं टूट रहा है बीजेपी से कहीं ना कहीं। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां क्या राजनीति में पूर्वानुमान में घातक नहीं लगती हैं आपको? क्योंकि इन टिप्पणियों से शायद शीर्ष नेतृत्व भी बीजेपी का बच रहा है, लेकिन आलोक वत्स बड़ी बेबाकी से बोल रहे थे, जो बात शीर्ष नेतृत्व भी बच रहा है। बिल्कुल त्रिशूल जी, मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा यहाँ पर कि आपके जितने भी राजनीति के मैदान में आपके सामने जो खड़े होते हैं आपके ओपोनेंट्स, तो उनके लिए जो भाषा है वो अमर्यादित भाषा नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आलोक जी को मेरी शायद बात थोड़ी ठीक नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर भाषा जो है उसका थोड़ा हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि हम लोग क्या भाषा, और खास तौर पे महिला हैं वो अगर जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल करा मैं तो उसको दोहरा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर हम भाजपा की मैंने भी नहीं दोहराया विपिन जी, मैंने भी नहीं दोहराया, मैंने सिर्फ टिप्पणी मांगी, मैंने दोहराया नहीं इस शब्द को।
मैं आपको साधुवाद दूंगा त्रिशूल जी कि आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आपने सबसे पहले बतौर विश्लेषक, बतौर पत्रकार मुझसे आपने ये सवाल पूछा। मैं बहुत ये अच्छी बात है आपने, क्योंकि ये मामला, इसको जब तक हम इसका जिक्र नहीं करते तो चर्चा को आगे बढ़ाएं तो वो ठीक नहीं होता। क्योंकि देखिए, आपके जितने भी सामने आपके मैदान में खड़े हैं, चुनावी मैदान में, चुनाव तो आते रहेंगे, लेकिन महिलाओं की हम बात जब करते हैं और खासतौर पे देश के प्रधानमंत्री की बात करें, वो जग जाहिर है कि वो महिलाओं के प्रति उनका क्या सम्मान है और आदर बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। हम किसी भी राजनीतिक दल से होंगे, ये बात हर कोई स्वीकार करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मंच से महिलाओं को जो उन्होंने सम्मान दिया है वो बहुत प्रशंसनीय, काबिले तारीफ। तो ये बात है कि यहाँ पर आप चाहे बहन जी हो, मायावती हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, जो भी हो यहाँ पर, और चाहे स्मृति ईरानी जी हो, तो वो तो चुनाव तो आते रहेंगे, लेकिन ये देश हम सबका है। हम लोगों ने मिसाल कायम करनी है, एक अच्छी नजीर पेश करनी है। अब मैं आऊंगा मुद्दे पे कि ये जो कल चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है, 9 जिले हैं, 624 उम्मीदवार हैं और 59 सीटों के लिए, तो ये देखिए, और इसमें आप लखनऊ की बात करें, हरदोई की बात करें, सीतापुर की बात करें, फतेहपुर की बात करें, बांदा की बात करें, हर एक का अपना महत्व है। और अभी 3 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, अपने अपने दावे सबने रखे हैं आगे कि यहाँ पर अब सपा बोलती है कि बीजेपी के हम सुपड़ा साफ कर देंगे, भाजपा बिल्कुल अपना आत्मविश्वास उनका 7वें आसमान पर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, मुख्यमंत्री योगी की बात करें, वो बोलते हैं देखिए एक चश्मे की लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा विकास दिखता है जमीनी स्तर पर, जो एक्सप्रेसवे बने हैं, जो अस्पताल, विश्व स्वास्थ्य का स्तर ऊपर गया है, दिल्ली मॉडल की अक्सर बात करते हैं हम लोग, जो आम आदमी पार्टी, तो वो उत्तर प्रदेश में भी वही हुआ है कि आप जो विकास के कार्य हैं वो दिखते हैं, उसमें चश्मा लिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो अलग बात है कि सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनके नेता ये दावा करते हैं कि वो तो जो फीता काटने का काम कर रहे हैं भाजपा वाले, बहरहाल वो तो जनता तय कर रही है इस समय, जितने चरणों में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व में, और 10 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक अहम बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि इस समय चुनाव एक बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। बहुत बहुत जरूरी बात है ये, जो आप, क्योंकि आज की चर्चा केंद्रित है उस विषय पे कि जो बागी हैं, जिनकी टिकटें कटी, जिन्होंने अपना योगदान दिया, चाहे भाजपा में चाहे सपा में। पीछे एक बात चली थी रिपोर्ट कार्ड की, कि रिपोर्ट कार्ड मेरिट के आधार पर चयन होगा। बिल्कुल विपिन जी, मैं रोकना चाहूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं, चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। विपिन जी, आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार फिर आता हूँ आपके पास लौट कर। आलोक जी, देखिए आपने जो टिप्पणी की मायावती के बारे में, उसके बाद और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अमित शाह भी बोल रहे थे कि बसपा का आधार खत्म नहीं हुआ है और मुस्लिम भी बसपा को वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो वोटों में कहीं ना कहीं एक बीच में एक लकीर खींच रहे थे कि पासी जो वोट है वो बीजेपी के पास डाइवर्ट हुए थे पिछले चुनावों में। राजभर, निषाद, लोध राजपूत बीजेपी का वोट बैंक रहा है इस 59 सीट में। ये सब लोध राजपूत तो बीजेपी के पास रहे कल्याण सिंह के ज़माने से, लेकिन वो बीच में एक लाइन खींच रहे थे कि वोट हमारा भी है आपके साथ, कहीं ना कहीं ये अपील करते नजर आए। और उसके बाद आपकी टिप्पणी, मुझे लगता है थोड़ा सा अब आप ज़्यादा उसको विश्लेषित कर दीजिए। वो टिप्पणी मेल नहीं खाई आपकी, अमित शाह का बयान और आपकी टिप्पणी। जी, कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। आप लोगों ने बगैर बात के इसको इतना तूल दे दिया, और इतनी देर आपने भी और विपिन जी भी ने इस पर बोला। मैंने सिर्फ इतना कहा, और हर चैनल और हर पत्र, हर अखबार बराबर यही छापता आ रहा है कि जहाँ कहीं भी लड़ाई है वहाँ भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी। अब ये बिल्कुल खुल के सामने आ गई है बात। तो मैंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी, मायावती जी कहीं रेस में नहीं है, तो इनका जो वोट बैंक है, क्योंकि सबसे ज्यादा दलित एमपी आज भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, तो वो लोग
हमारी तरफ आकर्षित होंगे, तो मैंने इसमें कहाँ से अमर्यादित भाषा उनके लिए प्रयोग कर दी? आलोक जी एक मिनट, वो टिप्पणी की कौन सी टिप्पणी मैंने उनके ऊपर की है? विपिन जी जरा बता दीजिए आप इनको। मैं बताइए, बताऊंगा तो इनको लगेगा अनावश्यक मैं कहीं। कौन सी टिप्पणी व्यक्तिगत किया मैंने? बता दीजिए मैं तो विपिन जी। इतना ही कहा कि वो रेस में नहीं है। नहीं और बता और रेस दीजिए में नहीं है, विपिन जी मैं जरा। विपिन जी सुना होगा आपने, बता दीजिए। नहीं, मैं चाहूंगा आप बताएं जी, आप एंकर हैं तो आप। चलिए मैं ही बता देता हूँ। पहले आपकी आपने ये बोला आलोक जी कि वो लंगड़ी घोड़ी है, जबकि अमित शाह कह रहे हैं कहीं ना कहीं वोट में वो समझ रहे हैं कि इन 59 सीटों में जो वोट है, इसीलिए मैंने आपको, मेरा और कोई आपसे उद्देश्य नहीं है। मैंने उनको लंगड़ी घोड़ी नहीं कहा, मैंने कहा उनकी पार्टी लंगड़ी घोड़ी की तरह लड़ रही। ठीक है, चलिए आपने इसको सुधार दिया। अब मैं ये महिलाओं का सम्मान करता हूं और मैं कभी भी किसी महिला पर किसी भी सूरत में जी कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं। चलिए फिर बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा मानते हैं। बिल्कुल साफ हो गई, बिल्कुल आलोक जी, कोई आपस में नहीं है, हम चर्चा जो मुद्दे पे है वो आते हैं, बिल्कुल ठीक है। आलोक जी इतना ही कहूंगा कि लड़ाई जो है अभी हम बात कर रहे हैं चौथे चरण की, जिसमें 624 कैंडिडेट लड़ रहे हैं 59 सीट पे, जिसमें 16 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हैं। यहाँ पर किसी की भी लड़ाई है जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो भारतीय जनता पार्टी से ही है। और भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के कमजोर होने के कारण समाजवादी पार्टी रिबेल से लड़ रही है। उसके करीब 13-14 रिबेल खड़े हैं वहां पे, जो दमदार लोग हैं जो खड़े हैं। वो जो भी वोट काटेंगे वो भाजपा का वोट नहीं काटेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? कांग्रेस कहीं ज्यादातर चांस है, अगर मान लीजिए मैंने सपा के लिए काम किया है तो मेरा पहला तो वोटर वर्ग होगा यादव और मुस्लिम। नहीं, इन 59 सीटों में देखिए, मैं इन 59 सीटों में ज्यादातर कहीं ना कहीं जो गठबंधन टूटा है, तो वो गठबंधन जो सपा के साथ गठबंधन किया है छोटे छोटे दलों ने, वहां कहीं आपको नुकसान हो रहा है थोड़ा बहुत। हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। त्रिशूल जी, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि थोड़ा सा मैं विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन उसको आप थोड़ी देर के लिए, कि अब स्थिति फर्स्ट चरण में जो चुनाव हुआ वेस्ट यूपी में, उसकी भी स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई है। जाटों ने जमकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया है, क्योंकि वहां पर सपा और रालोद ने 19 मुसलमानों को टिकट देकर, जिन पर जाटों का हक बनता था, वो नाराज हो गए और उन्होंने सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो वहां की भी जो रिपोर्टें आ रही हैं, हम तो 40 सीट का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है वो उससे भी बढ़ के जाएंगी। तो इस तरीके का यहाँ भी जो रिबेल ये जूझ रहे हैं। 59 सीटों पे 2017 में अर्धशतक मारा था बीजेपी ने। अब आपको लगता है कि यहाँ अर्धशतक जैसी स्थिति है? देखिए, अर्धशतक जैसी स्थिति ना भी हो, इनकम्बेंसी फैक्टर भी कोई चीज होती है, हर लोगों को आदमी खुश नहीं कर सकता है, लेकिन एट लार्ज हम यहाँ से 40-45 सीटें जरूर लेके जाएंगे। चलिए त्रिशूल जी, अगर आप अनुमति दें, मैं विचार रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं उस बात को अपना पूरा करूंगा जो मैं अभी ब्रेक जाने से पहले बोल रहा था कि नेता, कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो बागी तेवर कब अपना लेता है? वो बागी तेवर दो स्थितियों में बनाता है, जब उसका चयन दोबारा नहीं होता, उसको टिकट नहीं मिलता, चाहे जिस पार्टी से भी हो, और ये सब पे लागू होती है बात, या फिर कोई मलाईदार मंत्रालय उसको नहीं मिलता, उसको मंत्री नहीं बनाया जाता, ये अमूमन देखा जाता है वरिष्ठ नेता, और ये रिवायत रही है हिंदुस्तान की राजनीति की। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तो मेरिट कहाँ गया, रिपोर्ट कार्ड कहाँ गया? इसका मतलब तो ये हुआ कि हर एक बड़े राजनीतिक दल को हाथ खड़े कर देनी चाहिए कि जो उनका नेता है, कोई भी उनकी पार्टी का जिसने अपना योगदान दिया है, अगर चुनाव के समय उनका चयन नहीं करा जाएगा, उनको टिकट नहीं दी जाएगी, तो वो बागी हो जाएंगे, अपनी पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे, चाहे निर्दलीय खड़े हो, चाहे दूसरी तरफ रुख कर जाएं। तो इसमें नुकसान किसका होगा? अगर वो राजनीतिक दल जिसका नेता बागी तेवर अपना लेता है और वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं,
कि आप हम जो बागी तेवर अपनाने वाला है हमारा नेता हमारी पार्टी का, तो हम इनको अपनी पार्टी में शामिल करते थे, टिकट दे देते हैं। उससे नुकसान किसका होगा? एक आम आदमी का। आम आदमी चाहता है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही चयन होना चाहिए। जिसने 5 साल परफॉर्मेंस दी है, डिलीवरेंस दी है, जिसका रिपोर्ट कार्ड जमीनी स्तर पे अच्छा रहा है, उसी का चयन होना चाहिए, उसी को वही टिकट का हकदार है असल मायने में। तो ये एक विडंबना बन गई है हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में। दूसरी बात मैं अपने विचार रखूंगा कि जो अभी जिक्र कर रहे थे आलोक जी, बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो हाल पश्चिम बंगाल में हुआ था कि टीएमसी और भाजपा आमने सामने थे, कहने को कांग्रेस भी मैदान में थी, वाम दल भी थे, लेकिन सबको पता था, जग जाहिर था कि वहां पर टक्कर जो थी भाजपा की और टीएमसी की थी। वही हाल आपके उत्तर प्रदेश में है कि कहने को कांग्रेस भी है, कहने को भाजपा भी है, लेकिन यहां पर सीधी टक्कर, कांटे की टक्कर सपा की और भाजपा की है। तो यहां पर इसका फायदा जो है, जो अभी आलोक जी बात कर रहे थे कि इसका फायदा किसको मिलेगा, मैं बहन जी के वोट किस तरफ जाएंगे, वो तो खैर वक्त तय करेगा, हम लोग तो सिर्फ आकलन कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद आप जो तुष्टीकरण कि किसने क्या कैसे कीचड़ उछाले नेताओं ने एक दूसरे पर चुनावी मैदान में आके, चुनाव के मौसम में, वो बाद में तय होगा। लेकिन अभी इस समय असल मुद्दा है विकास का। और 21वीं सदी, अपनी बात बोलने से मैं आखिरी ये विचार रखूंगा कि ये 21वीं सदी की आवाम है, जनता है। वो अगर आप 2017 का विधानसभा का चुनाव देखें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बोल रहा हूं, और 2019 का लोकसभा का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक नया ट्रेंड उभर के आया था, जब लोगों ने जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठकर अपना बेशकीमती वोट विकास को दिया था। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि यहां पर अब जो 2022 का ये चुनाव है विधानसभा का, तो ये भी लोग विकास को अपना वोट दें। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, स्विंग वोटर है, साइलेंट वोटर है, महिला वोटर है, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो ये सारे के सारे इनका आधार विकास होगा। और ये सब समझदार हैं, सब जनता जनार्दन होती है, उसको पता है कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, कौन सा नेता चुनना है, कौन सा राजनीतिक दल चुनना है, और विधानसभा के चुनावों में क्या मापदंड है और किसको चुनना है, नगर निगम में, पंचायत के चुनावों में किसको चुनना है। ये 21वीं सदी की जनता है। ये विपिन जी, आप कह रहे हैं ये ठीक होगा, लेकिन हम जहाँ जहाँ पहुँचे हैं, टूटे हुए खंभों के नीचे से हमने राजनीतिक दलों के झंडे गुजरते देखे हैं, और सीवरेज बंद देखे हैं, पानी सड़कों पर देखा है। और ये जनता, मैं आपकी बात को नहीं काट रहा हूँ, लेकिन जनता इतनी भाव विह्वल है कि 5 साल नेताजी की ड्योढ़ी पर हुजूर बजाती है, हुक्म बजाती है, और बावजूद इसके नेताजी 4 दिन की जब चांदनी लेकर आते हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो इतनी भाव विह्वल हो जाती है कि पूछती तक नहीं है, सिक्कों से तोलती है, केले से, सेब से, गन्ने से, जाने क्या क्या प्रयोजन ऐसे करती है कि ये लगता है कि ये भाव विह्वल जनता लगता नहीं है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती अगर किसी ने बनाए रखी है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता का है। और अगर आप ये देखेंगे कि 90 के दशक तक 50-55% वोट हो रहा था, लेकिन उसके बाद वोट बढ़ा, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि 100% पहुंचता, लेकिन पहुंचा नहीं है, अब रुक गया है, वो 80, 70, 75 यहाँ पर रुक गया है। लेकिन अब देखना होगा कि कैसे उदासीनता को रोचकता में बदलते हैं राजनीतिक दल। आशीष चौधरी जी, आशीष जी, चाय वाय पी लिया आपने, सब कर लिया, अब आपसे पूछ रहे हैं साइकिल इन 59 सीटों पे कहाँ कहाँ पहुंचेगी, बता दीजिए जरा। गठबंधन में फायदा हो रहा है, लेकिन बसपा का कोर वोट यहाँ पर है 59 सीटों पर, तो यहाँ पर सबका अपना, आपका भी अपना कमिटेड वोट है। और पिछली बार जो भाजपा ने प्रदर्शन किया है वो आपके लिए चिंताजनक है। इस बार कैसा प्रदर्शन होगा, कहाँ से आप वोट निकालेंगे, क्योंकि जो आपकी 2012 में स्थिति थी वो एकदम 2012 में शायद 38-39 सीटें थी आपकी, लेकिन 2017 में वो 6 सीटें या 8 सीटें कुछ रह गई। तो वो कहाँ से वोट निकालेंगे आप इन 59 सीटों पे, ये बता दीजिए जरा मुझे। देखिए, 59 सीट की कम से कम 55 सीटें समाजवादी पार्टी सरकार इस बार जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। हमने आपको पहले भी बताया, जो समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं हैं उसमें कटनी करने में अंतर नहीं होता, उसी के अनुसार अखिलेश यादव के द्वारा थोड़ा सा वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से और राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत करा दीजिए।
आपका जवाब लूंगा मैं ब्रेक के बाद। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर चलेंगे मेहमानों के पास। आशीष जी, देखिए मुझे थोड़ा सा ये भौगोलिक परिस्थिति बता दीजिए। मैं जब आपसे पूछ रहा था कि 2012 में 39 सीटें, फिर एकदम 2017 में 6 सीटों पर चले जाना, और वहाँ पर 59 सीटों पर बसपा का वोट बैंक है, ये बिल्कुल निकल चुकी है ये सारी चीज़ें। अब ये बताइए समाजवादी पार्टी वहाँ पर किस एजेंडे के साथ मैदान में खड़ी है? कि मैं सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि भौगोलिक की बात करें, यहाँ जिन सीटों पर चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है वहाँ बैकवर्ड भी काफी तादाद है। हाँ। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड ज्यादा परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़ों को बहुत ज्यादा धोखा दिया गया, इसलिए पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा जितनी पिछड़ी जातियां लगभग कुर्मी हो, चाहे जाट हो, चाहे आप यादव तो था, ये मौर्य इस बार भी जुड़ाया है, चाहे कहार हो चाहे पाल हो, हर वर्ग का। और जो एसटी दलित है, जो एसटी दलित भी देख रहा है कि बहन जी वो लड़ाई में नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी समर्थन की कहीं कहीं बात कर देती है, इससे एसटी भी समझ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी बेटी बन के रह गई है ये भी। तो इससे और बैकवर्ड दोनों मिलकर ये पूरी ताकत के साथ पूरे मतदाता पे वोट करके और ये समाजवादी पार्टी वोट करने जा रही, जो भारतीय जनता पार्टी पहले जोड़ के रखी थी बैकवर्ड एससी दलित वोट करके ये सरकार बनी थी, लेकिन इस बार एससी और ओबीसी वोट समाजवादी पार्टी के साथ जुटी और ये समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप मौर्य देख लीजिए, मौर्य पिछली बार कहाँ था, वो भारतीय जनता पार्टी का था, कुर्मी भी जाता था भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता जो कुर्मी होता है वो किसान माना जाता है। किसानों में अगर जो जानवर छुट्टे अगर कहीं घूमे हैं तो किसान, अगर कुर्मियों का ही नुकसान हुआ, चाहे वो टायर बैरिकेटिंग कराने में खर्च हुआ, चाहे बाग बलियों बनवाने में खर्च हुआ, चाहे वो कांटे लगवाने में खर्च हुआ, तो किसान कहीं न कहीं पीड़ित है। और सबसे ज्यादा मैं तो वोट जमीन पे मांगने गया, वहाँ जो महिलाएं मिली गाँव में ना, वो महिलाएं जान लो कहते हैं योगी मोदी को जैसे हमारे खेत चले जा रहे हैं, इनको वोट कभी नहीं देंगे, चाहे जितना वादे कर लें इनको वोट नहीं देने वाले। तो कुल मिला के कहीं न कहीं कुर्मी बिरादरी भी बहुत ज्यादा नाराज है। आप हरदोई में लीजिए, कुर्मी की तादाद बढ़ी हुई, रायबरेली में कुर्मी काफी है, फतेहपुर में भी काफी है। कि इस तरीके से हम भौगोलिक से कह सकते हैं कि अगर बैकवर्ड अभी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी है तो कहीं न कहीं 55 सीटें 56 सीटें कम से कम समाजवादी पार्टी 59 सीटों में पाने जा रही है। ठीक है विपिन जी, देखिए कुछ चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं सामने आने के बावजूद भी लोग समझ जाते हैं। मैं आपको एक पंजाब का उदाहरण दूंगा। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन दोपहर बाद विक्रम मजीठिया, शिरोमणि अकाली दल का एक बयान आया कि बीजेपी के साथ भी अकाली जा सकते हैं। बसपा का चुप रहना और सर्वोच्च नेताओं का ये बोलना कि बसपा का वोट बैंक भी है, बसपा का वोट बैंक प्रासंगिक है अभी उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है इन सारी चीजों के बीच में आपको, सियासत तो अब लोग समझने ही लगे हैं? बिल्कुल निश्चित बात है। क्या क्रिकेट में क्या कहा जाता है, पिछली चर्चा में भी इस बात का जिक्र हुआ था कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। कुछ भी हो सकता है आखिरी गेंद तक, मैच का पासा पलट सकता है किसी भी तरफ। तो वही राजनीति में होता है कि कोई भी संभावना बन सकती है, आप किसी संभावना को सरे से खारिज नहीं कर सकते कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। राजनीति में हर कुछ मुमकिन है, और जो कहावत है पुरानी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मोहब्बत और जंग में हर कुछ जायज है, तो राजनीति में उसको जायज करार दे दिया जाता है, उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है कि ये हमने इसलिए करा। चाहे भले ही राजनीतिक दो आप महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस अलग अलग विचारधारा के आज गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, तो वो विचारधारा कहां गई? पहले आपस में एक दूसरे पे तीखे प्रहार होते थे, शिवसेना कांग्रेस पे करती थी, कांग्रेस शिवसेना। कुछ आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात से? आलोक जी, मैं सर से विनती कर रहा हूँ कि थोड़ा स्लो, ये एकदम ट्रेन दौड़ा देते हैं, थोड़ा स्लो। जी ये कह रहे हैं कि थोड़ा धीरे धीरे बताइए, समझ में उनके आना चाहिए। अच्छा देखिए, मैं आलोक जी क्या पता कुछ आपकी बातों में से काम की बात निकल जाए कुछ। जी देखिए कुछ भी देखिए मेरा कहना ये है बड़ा संक्षेप में कि ये कुछ भी संभावना हो सकती है। हमने देखा 2019 में महागठबंधन बना था, गाजे बाजे के साथ निकल पड़े सारे राजनीतिक दल,
एक जमाने में हरकृष्ण सिंह सुरजीत हुआ करते थे, जिनको स्टिचर बोला जाता था, गठबंधन बनाते थे और महारत हासिल थी। वही काम कोशिश करी चंद्रबाबू नायडू ने, लेकिन विफल रहे। तो वो किस्मत उतनी धनी नहीं थे कि वो कुछ उनका सिक्का जमे। तो वो गठबंधन उन्होंने जो कोशिश करी कि सबको एक फ्रंट बनाए, ऐसा बनाए भाजपा के खिलाफ, लेकिन वो नाकामयाब रहे। और यही बात सपा और बसपा आ गए थे एक साथ 2019 में, महागठबंधन का ऐलान हुआ, लेकिन क्या हुआ सबके सामने है। तो ये अभी इस समय जो वर्तमान की स्थिति है, आपने पंजाब का उदाहरण दिया, निश्चित बात है, वो तो देखिए उससे आप, वो तो सबको पता ही है कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। शिरोमणि अकाली दल दोबारा भाजपा के साथ हाथ मिला सकती है, उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है, और वो कि ताकि कांग्रेस को दूर रखें सत्ता से। वो तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण आप दिल्ली का लीजिए। आम आदमी पार्टी हमेशा विरोध करती आई थी कांग्रेस का, कांग्रेस विरोध करती आई थी आम आदमी का, कहते थे कि भाजपा की बी टीम है आम आदमी पार्टी। लेकिन जब नंबर कम पड़े उनके विधानसभा में सरकार बनाने के, तो वहां पर उन्होंने समर्थन लिया कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी ने फिर सरकार चलाई। तो ये सब चीजें, आप कोई भी संभावना को आप नकार नहीं सकते। और यहां पर उत्तर प्रदेश में भी यहां पर अगर ऐसी जरूरत पड़ती है जिसकी संभावना कम है, देखिए, क्योंकि ये अगर किसी भी राजनीतिक दल को, मैं बड़ी जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो आप ये समझिए कि वो जनता के लिए अच्छा संदेश नहीं है। क्योंकि फिर जोड़ तोड़ की जब सरकार बनती है, उससे तो फिर आपको विचारधारा से समझौता करना पड़ता है कि एक दूसरे जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो बिल्कुल बड़े सम्मान के पात्र हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने बोला था कंपल्शन ऑफ कोएलिशन, कि गठबंधन की क्या क्या मजबूरियां हैं। तो ये चीजें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर अगर फिर स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत नहीं मिलता किसी राजनीतिक दल को, मान के चलिए भाजपा को या सपा को, तो फिर नंबर जुटाने के लिए दूसरों से समर्थन लेना पड़ेगा, जिसके, तो ये चीजें देखिए, किसी भी आप संभावना को इस समय नकार नहीं सकते। लेकिन पूरी बात को निष्कर्ष निकालते हुए मैं यही बोलूंगा कि ऐसी स्थिति बनने नहीं वाली। अभी जो आकलन करा जा रहा है, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स मिल रही हैं, तो जिस राजनीतिक दल को भी बहुमत मिलेगा, जनता का जनादेश मिलेगा, वो बिल्कुल स्पष्ट मिलेगा। ठीक है। कम से कम मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात बड़े विश्वास से कह सकता हूं। ठीक है। आलोक जी पहले कह लीजिए, आप अपनी बात कह लीजिए। आप नहीं, पहले आप बोलिए। नहीं, आप चलिए बाद में इसका जवाब दे दीजिएगा, पहले अपनी बात कह लीजिएगा। देखिए, पीलीभीत में वरुण गांधी का जो विद्रोह है, वो दिल्ली तक को कहीं ना कहीं हिला कर रखता है। तो अब दिल्ली हिलती है नहीं हिलती है आपका विषय, अलग विषय है। दिल्ली तो मजबूती में है, बहुमत में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका विरोध है। तो क्या लगता है आपको, वो विरोध से कहीं आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा पीलीभीत में? देखिए त्रिशूल जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की बात आप कर रहे हैं। नाउ वी आर वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी। सर दो बात मैं कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा तो बात सुन लीजिए। आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लिए बैठे हैं, भाजपा के लिए, और मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बैठा हूं, लोगों के लिए। ये हमारी दोनों की बात है। अब कहिए आप। बहुत बढ़िया, सही है कि हमें भी पता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र में हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके लिए उसको हमने अर्जित किया है, हमारे जैसे वर्कर ने अपना खून पसीना लगाया है, तब जाके ये उस स्थिति पे पहुंचे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे गृह मंत्री हो, चाहे हमारे ये डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे हमारे प्रेसिडेंट हो, हर आदमी जमीन पर उतरकर एक वर्कर की भांति काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। ये होती है भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार। पहले आपकी वर्कर होता है, तब किसी पद की बात होती है। यहाँ राजशाही नहीं है। मैं माननीय विपिन जी से पूछना चाहूंगा, ये समाजवादी पार्टी के लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पढ़े लिखे पत्रकार हैं आप, राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाजवाद के, लोहिया के समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटे को तुम राजनेता बन के आगे समाजवाद को ले जाओ? ये लोग क्या बात करेंगे? कांग्रेस जमींदारी प्रथा, विचार सुने नहीं ठीक तरह से, आपने शायद विचार सुने नहीं। आपने मैं तो आपको सुना है,
मैंने आपको सुना है, मैंने तो सिर्फ इतना निवेदन मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए हिंदुस्तान में 2 ही पार्टी अब बच गई है बड़े पैमाने पर जो शुद्ध जातिगत पार्टी है, यहाँ समाजवादी पार्टी और बिहार में राजद। जिनका जातिगत आधार हटा दीजिए तो ये शून्य पर चले जाएंगे। अभी मैं सुन रहा था अपने फाजिल दोस्त समाजवादी पार्टी को, ये ऐसी जातियों के नाम गिना रहे थे जो मैं कभी शायद पहली बार भी सुन रहा हूँ। जातिगत गणना कर रहे हैं कि फलाना जाति नाराज हो गया, फलाना जाति आ गया, फलाना जाति आ गया। अरे हम तो सबका साथ सबका विकास करने वाले पार्टी हैं। हमने प्रधानमंत्री योजना के तहत घर बनाया तो हमने भेदभाव नहीं किया देने में। हमने बहु बेटियों के लिए शौचालय बनाए तो हमने उसमें भेदभाव नहीं किया किसी को देने में, यहाँ तक कि मुसलमान भाइयों को भी मिला है। वो कह रहे हैं आपसे आशीष आलोक जी, आशीष चौधरी आपसे कह रहे हैं कुछ। जो किसान है वो जानवरों से, कुत्ता जानवर से बहुत ही ज्यादा परेशान है। आप अब कहेंगे मैंने गौशाला बनवा दिया, आप गौशाला कभी गए हैं? आप एक गौशाला चले जाइएगा, 1457 करोड़ रुपए गौशाला पर हर गांव से 2 किलोमीटर बाहर हमने गौशाला का निर्माण किया है। घोटाला कर रहे हैं, चारा में घोटाला चल रहा वहाँ पे, आपको जानकारी हो पता चलिए। वहाँ पे चारा का तो पेमेंट हो रहा। अगर घोटाला हम कर रहे हैं तो माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर खेती का रेट क्यों पड़ रहा है? आपको पता होना चाहिए। अगर गौ सेवा की बात करते हैं तो आप किसी भी 2-3 गौशाला चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भूखे प्यास से तड़प रही गांठ भर जो गोबर है ना उसकी में वो पड़ी है, सड़ रही है, जिंदा गायों को नोट रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ। मेरे यहाँ एक हसन में विधानसभा क्षेत्र, वहाँ आपके ही चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय फाजिल दोस्त मेरे, 1457 करोड़ रुपया हमने गौशाले के निर्माण में खर्च किया है। सर आलोक जी वो गाय के लिए खर्च कर दिया, लेकिन अभी ताजा खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ सभा करने वाले थे और वहां पर सांड छोड़ दिए लोगों ने, और बता रहे हैं वहां पर जो आवारा पशु है उनके कारण काफी समस्या है, और तकरीबन 48,000 करीब आवारा पशु है वहां पर। ये अगर हम अपने को आपको जानकारी में डाला है मैंने कोई नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन मैं बचपन से आज तक देखता आया हूँ, सांड को कभी चेन करके नहीं रखा गया है। आई हैव नेवर सीन अ चेन्ड सांड। गाय को रस्सी से बांधा जाता है, बछड़े को बांधा, सांड को कभी मैंने बंधे हुए नहीं देखा है। मैं भी एक गाँव ग्रामीण परिवेश का ही आदमी, ठीक है, अंग्रेजी हिंदी में दिल्ली में आके बोलने लगा, लेकिन मैं गांव के परिवेश से ही आता हूँ। मैंने कभी अपने लाइफ से सांड को चेन से बांधे हुए नहीं देखा गया। और रही बात गाय की और की, जो दुधारू पशु नहीं होते हैं, ये हम हिंदुओं का धर्म है कि अगर उसका दूध बिसुक जाए तब भी उसको अपने पास कुछ दिनों के लिए रखना चाहिए, नहीं तो किसी अच्छे गौशाला में जाके वहाँ पहुँचा देना चाहिए। उसको आवारा छोड़ नहीं देना चाहिए रोड पर। अगर आप सच्चे हिंदू हैं और गौ माता विषय पे आ जाते हैं, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे उसी विषय पर ये है कि इस वाले राउंड में जो सीटें हम प्राप्त करेंगे वो हमारी विक्ट्री मार्जिन को बढ़ाने का काम करेगा। और चौथे राउंड तक समाजवादी पार्टी के लोगों को पता लग जाएगा, बसपा के लोगों को पता लग जाएगा कि हम रेस में कहीं नहीं है। कांग्रेस तो वैसे भी रेस में कहीं नहीं है, इनके तो 3-3 पोस्टर गर्ल, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो बीजेपी की पोस्टर गर्ल बन के खड़ी हो गई है। तो ये कांग्रेस तो बिल्कुल ही खत्म, मतलब नॉन एंटिटी है इस चुनाव में। शायद उनको बुरा लगे इस बात का, लेकिन कांग्रेस इज ए नॉन एंटिटी। और आपके सारे टेलीविजन चैनल या प्रिंट मीडिया उनको 10 से ऊपर कभी दिखाई नहीं रहे हैं। बसपा कितनी धारदार है और कितनी कारगर है, मैं मानता हूं उनका एक कमिटेड वोट बैंक है, जैसे समाजवादी पार्टी का कमिटेड। ये आपने कहा ना आलोक जी, यही हम कह रहे थे उस समय कि यही आपका शीर्ष नेतृत्व कह रहा है, ये आपने कहा बयान। मैंने त्रिशूल जी इस बात से कब नकारा, लेकिन मैं ये भी तो कह रहा हूँ कि वो रेस पे नहीं है। ये विपिन जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि वो रेस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है क्या बसपा कहीं रेस में?
मायावती जी का जो तेवर होता था पिछले चुनाव में और जिस तरीके की रैलियां उनकी होती थी और भीड़ उमड़ती थी, क्या आपको इस चुनाव में देखने को मिल रहा है? लेकिन हम जानते हैं कि जातिगत पार्टियां जहां जहां हैं उनका एक अपना कमिटेड वोट बैंक है, लेकिन जब वो देखेगा कि हमारी, जैसे आज आपके केजरीवाल ने कहा जहां हम नहीं जीत पाएंगे वहां अपने लोगों का आगे समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। उसी तरीके से देखिए, हमें तो ध्यान इसलिए देना पड़ता है, दलितों को जो सम्मान और जो स्थान, जो रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इतनी तादाद में कभी भी दलित किसी दल से न एमपी बने थे न एमएलए बने थे। इसलिए हमें विश्वास है कि अंतोगत्वा जब वो उनका रेस में वो अच्छा, अब ये तो बता दीजिए, मैंने सवाल पूछा कि पीलीभीत में वरुण गांधी का विद्रोह है, उसको कैसे? वरुण गांधी के, ये हमारी अकेली पार्टी है जहाँ पर विद्रोह इस तरीके का नहीं होता है। हमने इतने कप्तान बदल दिए मुख्यमंत्री में, कहीं आपने सुना रिबेल नहीं हुआ। अब वरुण गांधी किसी बात से नाराज है और उसके लिए कुछ अपना वक्तव्य दे रहे हैं, तो उससे कोई उनकी कोई ऐसी मास फॉलोइंग नहीं है। चलिए, मैं वो वही बात बताऊंगा आपको। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आलोक जी, देखिए, दरअसल वो इस बात से दुखी हैं शायद कि गांधी परिवार के काउंटर के लिए वरुण गांधी और मेनका गांधी को लाया गया था। प्रमोद महाजन लाए थे उस समय, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस का ही इतना बड़ा वर्चस्व नहीं बचा है बीजेपी के सामने, तो फिर अब उनका क्या किया जाए? तो अब स्थिति ये बन रही है, उगलते ना निगलते, आप कह नहीं रहे कि बाहर चले जाओ, और वो आपकी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप कहो तो बाहर जाएं तो कोई नया रास्ता देखें। अब इसी ऊहापोह में ज़िंदगी निकल रही है राजनीति की, मुझे जो लगता है। शायद विपिन जी ज़्यादा रोशनी डाल देंगे इस मामले पे, क्यों विपिन जी? देखिए सुशील जी, कभी कभी वक्त आपको बहुत अहम बना देता है और कभी कभी वक्त आपको बिल्कुल आपकी अहमियत नहीं होने देता है। ये वक्त का तकाजा है। हाँ, ये वक्त का तकाजा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अब वो नेहरू गांधी की विरासत को मानने वाले लोग भी अब कम हो गए हैं, और कहीं ना कहीं गांधी के काउंटर में जो गांधी लाए थे उनका भी कद कम हो गया है शायद बीजेपी में, और उनको जो लाने वाले लोग थे वो भी बीजेपी में नहीं है। शायद बीजेपी में भी एक नई पीढ़ी शुरू हो गई है। मैंने आपको क्या कहा, वक्त अहमियत बढ़ाता है, हाँ, वक्त अहमियत घटाता है। जब रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, तो बहुत ऐसे छोटे छोटे नेता थे पासवान के नाम पर वो कैबिनेट में अकोमोडेट हो गए, जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मैं भी कभी अकोमोडेट होना। ये वक्त है, ये वक्त का तकाजा है कि कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पे नाव। ठीक कह रहे हैं आप। अब बात समझ रहे हैं? ठीक है विपिन जी, यही उनके साथ भी हो रहा है। विपिन जी, दोनों बातों को जोड़ लीजिएगा, मेरी और आलोक जी की दोनों बातों को जोड़ लीजिएगा आप। मैंने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना अभी। और देखिए, मेनका गांधी जी जब उन्होंने वरुण गांधी को जनता के सामने लेके गई, वो कि उनको बताया कि ये देखिए, ये एक हमारे परिवार से हैं, मेरे बेटे हैं, और वो उसके बाद जो उनको एक जन समर्थन मिला वो भी किसी से छुपा नहीं है। उनका क्या योगदान रहा है भाजपा में, और अभी इस समय वर्तमान में जो समीकरण बदले हैं कि क्या आपस में क्या नाराजगी हुई है कि मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि अभी आप लोग बात कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे थे, अभी आलोक जी वर्णन कर रहे थे उस चीज का। तो ये तो बात देखिए निश्चित है यहाँ पर कि जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है हाल फिलहाल में, उसमें ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता मिली है। तभी बोला गया कि ओबीसी की सरकार, महिलाओं की सरकार, प्रोफेशनल्स की सरकार, तो ये एक अच्छी पहल करी। और जो ये प्रधानमंत्री ने उनका नेतृत्व दर्शाता है कि वो कितने आगे विजनरी हैं, क्या क्या उनकी सोच है, और वो कैसे चाहते हैं कि पूरा मिनी इंडिया अपने कैबिनेट में लेके आए।
और यहाँ पर अगर किसी कारण जो ये कहा जाए कि आज उनका वो वोट बैंक नहीं है वरुण गांधी का, तो मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि वो चुनाव कैसे उन्होंने चुनाव जीते एक के बाद एक, तो ये क्या किसी को बताने की आवश्यकता है। उनका अपना एक योगदान रहा है यहाँ पर, और भाजपा के लिए उन्होंने या मेनका गांधी ने, तो हर एक का योगदान अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन इस समय अगर समीकरण बदले हैं उसके पीछे भी कोई वजह होगी, और शायद आज के वर्तमान के दौर में भाजपा नहीं समझती कि उनको तवज्जो मिलनी चाहिए। अभी हम अब एक उदाहरण लीजिए रविशंकर प्रसाद का, जो बिहार से आते हैं, उनका क्या योगदान कम है, लेकिन इस बारी उनको मंत्रिमंडल उसमें शामिल नहीं करा गया, कोई ना कोई कारण रहा होगा, जबकि वो बड़े अव्वल दर्जे के प्रवक्ता भी रहे हैं। ये तो बता दिया ना विपिन जी, वक्त का तकाजा है, ये तो बता दिया आलोक जी ने, वक्त का तकाजा है। देखिए वक्त का तकाजा, लेकिन इसके पीछे भी कई वजह है। जो असल वजह तो वो भाजपा के जो संगठन है वही जानते होंगे कि क्या कारण है कि इस समय प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही उसको, उनको आगे क्यों नहीं लेके आया जा रहा है, या उनकी खुद की नाराजगी है। तो लेकिन उसमें भी एक ग्रेशियस, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, 1 मिनट आलोक जी, ग्रेशियस कंडक्ट ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग जो है बागी तेवर अपना लेते हैं, फिर दूसरी तरफ रुख कर जाते हैं, जो हरक सिंह रावत का देखा हमने। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अच्छा अभी तक जो, क्योंकि खबरें आती है, हम लोग तो सिर्फ उसका अनुमान लगा सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल, कि जहां तक वरुण गांधी जी का सवाल है, लेकिन यहाँ पर असल मुद्दा क्या है कि ग्रेशियस कंडक्ट रखा हुआ है अभी तक, कि यहाँ पर खुले में वो बात नहीं आई है, या खुले में ऐसे नहीं। वो हाँ निश्चित बात है, उन्होंने विरोध करा कई मामलों में, वो औपचारिक तरीके से वो आए कि अपनी पार्टी को लेकर, तो ये बातें सारी हैं। अभी जो अब इसका चुनावों पे क्या असर पड़ता है, क्या आएगी सुब्रमण्यम स्वामी की, क्या खुले में आएगी बात विपिन जी, ये तो खुली खुलाई बात है, इनको और कितना खोलेंगे आलोक जी। वो तो है ही, वो अपनी जगह। विपिन जी ने बहुत सही कहा, जो अभी ये स्पष्टीकरण दे रहे थे, जितना वरुण गांधी जी को जीत गया, आई थिंक ही शुड बी थैंकफुल टू भाजपा कि उनको इतने दिन तक, अभी तक हम उनको एमपी बना के ले चल रहे। सही मायने में अगर पूछिए, ये जितने भी लोग इस कैटेगरी में, मैं व्यक्तिगत एक्सेप्ट नहीं करता किसी पर, लेकिन हर दल से जो आदमी अपने लिगेसी के कारण कुछ पा जाता, उसमें तेजस्वी यादव भी आएंगे, उसमें अखिलेश भी आएंगे, उसमें स्टालिन भी आएंगे, उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी आएंगे, उसमें वरुण गांधी भी आएंगे, उसमें राहुल गांधी भी आएंगे, उसमें ठाकरे भी आएंगे। तो ये जितने लोग हैं, इनका कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं। बड़ी बेबाकी से ये बात कह रहा हूँ, बहुतों को चुन सकती है, देयर ओनली contribution is they were born out of temple. That's it. इसके कारण जो भी इनको मिल गया। एक नाम आप ज्यादा, एक नाम तो छूट कर रहा है जी, अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर, यस। लेकिन ऐसे जितने भी लोग हैं, इन लोगों का योगदान यही है कि वो उसी ब्लड से, लेकिन आज अब भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले चुनाव से हमने चीफ मिनिस्टर बदलने चालू किए, और हमने पूरी कैबिनेट बदलने की कवायद कर दी। बिहार में सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, ये सब फोर्स टू रेकन विद था आज की डेट में। वहां पर नितिन नवीन, मंगल पांडे, ये नौजवान लड़कों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो सब, एक लेडीज है हमारी मुख्यमंत्री, और एक बैकवर्ड क्लास से आते हैं। उसी तरीके की कवायद हमने उत्तरांचल में की, उसी तरीके की कवायद हमने मध्य प्रदेश में किया, उसी तरीके की कवायद हमने गुजरात में भी किया। अब हम नए नए लोगों को भी, एक होता ना है कि एक बूढ़ा आदमी आके बैठ गया, वो हिलने का नाम ही नहीं लेता है। जब भी बनेंगे तो चीफ मिनिस्टर वही बनेंगे। ऐसा परंपरा को हमने तोड़ दिया और कहीं भी रिबेल नहीं होने दिया। तो ये स्वस्थ और अच्छी परंपरा है हम जैसे नौजवानों के लिए कि अब हमें भी पार्टी में हमारी मेहनत का कभी न भी कोई न कोई, ठीक है आशीष, हमें भी एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें त्रिशूल जी, अगर आप ज्यादा जल्दी से जी, वो बात मैं यहाँ पर इत्तेफाक रखूंगा आलोक जी से, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क नहीं है।
क्योंकि संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं। और निश्चित बात है आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कांग्रेस। अब इसी का आप अगर तुलना करें कांग्रेस से, कि राहुल गांधी मन से, हर एक मन से बोलते हैं कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन वो संगठन मजबूत क्यों नहीं हो पाता, वो आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को। क्या कारण है कि उनके बड़े बड़े वरिष्ठ नेता इस समय अलग अपना एक गुट बना के बैठे हुए हैं। कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग खेमे बन जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो ये भी सबके सामने है। नहीं, तो ठीक संगठन है, अगर मजबूत होगा, हम दिशा में अलग दिशा तो में चले जाएंगे। मैं भी फिर ज्योतिरादित्य जी। सिंधिया का नाम ले दूंगा, इसलिए इसको हाँ, यहीं रहने बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, वो तो है ही। ठीक है जी। आशीष चौधरी जी, आशीष चौधरी जी 59 सीटों पर बीजेपी को बिल्कुल बीजेपी के सामने खड़े हैं आप उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो फाइट है बिल्कुल मानी जा रही है सपा और बीजेपी की। तो कैसे 59 सीटों पर चुनौती पेश करेंगे? बहुत सारी सुविधाएं भी हैं आपके साथ और बहुत सारी दुविधाएं भी आपके साथ हैं। देखिए, यहाँ कोई फाइट नहीं होने जा रही। यहाँ समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जहाँ समाजवादी पार्टी से जनता वोट करने के, भारतीय जनता पार्टी अब जनता बहुत दूर कर दिया, क्योंकि इन्होंने फर्जी बहलाव फुसलाकर समाजवादी पार्टी को हटाकर सरकार में बने थे। लेकिन अब जनता इनको धोखे में आने वाली थी, इनके बहलाव फुसलाने में आनी नहीं। तो समाजवादी पार्टी उन्नति की ओर, विकास की ओर, समृद्धि की ओर लेके जाने चाहती है। वो आप कामों से माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहे हो, अखिलेश यादव जी को दिलाकर भेजी। क्योंकि अभी जो बात कर रहे थे बैकवर्डों की और दलितों की, बैकवर्ड की बात कर रहे थे, बैकवर्डों को आगा सा महसूस कर रहा। आज आरक्षण आप देख लीजिए, 69,000 की वैकेंसी जो हुई होगी, बैकवर्डों को कितना, माननीय जोशी जी बोल रहे थे कि बहुत सालों के बाद वैकेंसी हुई है, एकदम सोच भर्ती हुई। उन्होंने ये कहा जब भर्तियां हुई उसके बाद लास्ट 6,000 की तो भर्तियां भी उन्होंने भर्ती पुनः, अगर उन्होंने जब दोबारा किया तो फिर जब ये पहले कह रहे थे कि नहीं बहुत साफ तरीके से भर्तियां हुई, दोबारा वो भर्ती फिर से ओबीसी लोगों करते हैं, तो जो भर्ती दोबारा हुई तो जो अधिकारी एक साल से जो वेट कर रहे थे जो बच्चे, तो क्या वो खेती देंगे? क्या जो वो दस्तक काटे हैं, क्या उनका जो हर्जा खर्चा वो देंगे? और पहले इन्होंने कहा साफ तरीके से भर्ती हुई, साफ तो भर्ती हुई, अगर निष्पक्ष भर्ती हुई। अब जब दोषी अगर मान लो उन्होंने निष्पक्ष भर्ती बात नहीं माने कि चलो निष्पक्ष नहीं हुई, गलती हुई, अब दोबारा भर्ती कर रहे हैं, तो जो नहीं माने, निष्पक्ष भर्ती नहीं हो, तो जो अधिकारी कर्मचारी जो दोषी थे उनके खिलाफ तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, उनसे कोई कार्रवाई किया? कोई नहीं किया। तो कुल मिला के ये ओबी आरक्षण में ओबीसी को पूरी तरीके से ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए ओबीसी एससी इस समय अखिलेश यादव के साथ जाने के लिए तैयार है। ठीक है, ठीक है, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आलोक जी, एक और, चलिए आपकी उंगली उठ गई है, लेकिन मेरे सवाल के साथ इस जवाब को भी दे दीजिएगा। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है इन 59 सीटों में, तो कैसे इसको देखते हैं कि यहाँ रायबरेली को कैसे जीतेंगे? क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रोड शो में भीड़ उमड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो समर्थन उनको मिल रहा है और पुश्तैनी सीट है, उनका बहुत बड़ा प्रभाव आ रहा है, तो कैसे रायबरेली को जीतेंगे? एक चीज बताइए सुशील जी, भीड़, रैली में भीड़ जुटने से आदमी का जीत हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस बात को क्यों बोल रहे हैं? बात को क्यों बोल रहे हैं? लेकिन सवाल तो पूछेंगे ना आपसे। सुनिए मुझे बोलने दीजिए। माननीय बिपिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैं कॉलेज के दिनों से जुड़ा हुआ, 1980 से मैं उनके साथ। और आपको मैं बता दूं कि वो खुद एक बार 2 बार उससे खुले, उनकी जहां भी सभा होती थी अपार भीड़ आती। ये जितने लोग बोल रहे हैं सुनने आए वो सब वोट खरीदेंगे, इट इज नॉट अ मेजर। अच्छा, भीड़ सुरक्षा से भी आती है, भीड़ जुटाई भी जाती है, कांग्रेस की भीड़ जुटाई जाती है। आजकल उनके नाम पर कोई आने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी का भाषण सुनने कौन आएगा?
किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछिए कि राहुल गांधी का भाषण सुनोगे तो आपको क्या जवाब मिलेगा, आप खुद सर्वे कर लीजिए। सोनिया गांधी को लोग देखने जाते हैं। माननीय मेनका जी जब संजय विचार मंच बनाई थी तो बिहार गई, बिहार के जिस डिस्ट्रिक्ट में गई लाठी चार्ज हो गया, इतनी अपार भीड़, अब सीट एक नहीं मिला। लोग मेनका गांधी को देखने गए थे। कांग्रेस विचारहीन पार्टी हो चुकी है। अगर रायबरेली, अगर अमेठी इतना ही मजबूत था तो क्यों वायनाड भागना पड़ा राहुल गांधी को, और क्यों स्मृति ईरानी वहां से जीत गई। ये हमसे कह रहे हैं कि आपने वहां रायबरेली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट नहीं दिया। विपिन जी से और आपसे पूछना चाहता हूँ, द लेडी सोनिया गांधी more powerful than the Prime Minister of India. Why she did not contribute AIMS in her constituency in the 10 years? उसका सीधा उत्तर पर उंगली का हम थोड़े कांग्रेस के प्रवक्ता है सर, हम थोड़े जवाब देंगे तो हम तो आपको जवाब, हम तो बहुत सारी बातें बता देंगे आपको। बहुत बड़ी बात आपने बोली, बिल्कुल। ये विपिन जी से जवाब ले लीजिए। आपने बोला कि वो 10 जनपद से आप जो बताना चाह रहे हैं कि 10 जनपद की क्या ताकत थी, क्या अहमियत थी, लेकिन सवाल ये उठता है, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सीधा सवाल, कि अगर बरेली का किला आप फतेह कर लेते हैं तो क्या ये समझ लिया जाए कि फिर कांग्रेस साफ हो गई? जो प्रधानमंत्री बोलते हैं या आपके नेता बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। मैं कहा था कि कांग्रेस को, देखिए जब आपका क्रिकेट में इनिंग ठीक नहीं चल रहा हो ना, तो आपको कुछ दिन रिटायर करके प्रैक्टिस करना चाहिए। वही हाल कांग्रेस को करना चाहिए। बापू ने कहा था शुरू में ही कि कांग्रेस जिस काम के लिए बना था वो हो चुका है, अब इस पर लिक्विडेट हो जाना चाहिए। अरे सर, ये थोड़ी, आपने भी कहा था राम मंदिर बन जाएगा, धारा 370 हट जाएगी, तो फिर कोई बड़ा एजेंडा नहीं था बीजेपी के पास। लेकिन आप भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ना, लोग आपके साथ चल ही रहे ना, उम्मीदों के भरोसे तो कायम है दुनिया। नहीं, आप गलत कह रहे हैं त्रिशूल भाई, माफी चाहूंगा, गलत कह रहे हैं। राम हमारी आस्था का प्रश्न है, सबकी आस्था का प्रमाण है सर, हमारी भी आस्था का प्रमाण है, पूरे हिंदुस्तान की आस्था का प्रमाण है राम। नहीं, किसी मुसलमान से पूछिए कि मक्का मदीना उसके लिए क्या है, किसी सिख से पूछिए कि उसके लिए ये जो यहाँ पर हरमंदिर साहब क्या है, स्वर्ण मंदिर क्या है, इसके ये आप आस्था के ऊपर उंगली ना उठाएं। वो हमारी आस्था के प्रश्न है। कौन उठा रहा है सर? हमारी पार्टी ने देश को विश्व के सबसे बड़े श्रेणी में लाकर खड़े करने का जो प्रण लिया है, सबका साथ, सबके विकास के साथ हम वो करने चाह रहे हैं। आज अगर हमने कहते कि जितनी मात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर में डाली है, आप थोड़े दिन इंतजार कीजिए, यहाँ पर नौकरी की भी प्रवाह होगी और देश भी इतनी प्रगति से आगे बढ़ेगा कि लोग अचंभित हो जाएंगे। आज को डिसीजन लिया है मोदी सरकार ने, उन्होंने इलेक्शन से 5 राज्यों में, लेकिन उन्होंने लोक लुभावने तरीके से चीजों को नहीं फेंक कर जनता का वोट लेने का काम किया है। हमने सुदृढ़ और दृढ़ और शक्तिशाली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सारी योजनाएं तैयार की हैं। वी हैव टू वेट। 60 वर्षों का लूट एक दिन में ठीक नहीं हो सकता। सारे औजार, सारे पार्ट में जंग लगे हुए हैं, दीमक खा चुका है, खोखला कर चुका है। आप 6 महीने के बाद, साल भर के बाद उसी एरिया में बैठ के बताना व्हाट इज द डिफरेंस इन द क्वालिटी एंड टाइमिंग, बात आप कर रहे हैं। ये सफेद हाथी खड़े कर करके ये जनता के टैक्स से कितना इनको दूध पिलाया जाए, ये सब हार्ड डिसीजन लेने की क्षमता। लोग कह रहे हैं अडानी के हाथ बिक गए, अंबानी के हाथ बिक गए। अरे कोई प्रूफ है तो लाओ ना भाई, क्यों नहीं कोर्ट में ले जाते हो हमको भी, इन्होंने अडानी को ये बेच दिया, ये बेच दिया जी फ्री गिफ्ट में, कहने पर कोई भी लांछन लगा दीजिए। आशीष चौधरी जी, हार्ड डिसीजन लेने। आशीष चौधरी जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही। कुछ कहना सुनना चाहते हैं क्या आप आलोक वत्स जी से?
नहीं, देखिए अभी रायबरेली पे चर्चा हो रही थी। मैं रायबरेली में बताना चाहूंगा 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सोलौन और बरेली और बछावा थोड़ा जोर से बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। और 2 कांग्रेस के थे, सदर और अर्चन, और एक समाजवादी पार्टी का ऊंचाहार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक और कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक, लेकिन रायबरेली जनता सत्ता के बाद। चौधरी जी थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। लोगों ने कराया, अगर वहाँ तो 12 से 17 में जो 5 विधायक जहाँ समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे, तो 29 पावर प्लांट लगाए, 29 पावर प्लांट और 5 बहुत बड़े पुल बनाए गए। और जो कांग्रेस पार्टी ने जो एम्स दिया था, उस एम्स की जो जमीन दी है वो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी जो विधायक 3 थे, उन्होंने केवल 17 से 22 के बीच में लूट खसूट करने का काम किया, उन्होंने कुछ किया नहीं। इसलिए यहाँ समाजवादी पार्टी का फिर से 5 विधायक बनने जा रहे हैं, और सोलौन अगर जोड़ लेंगे तो 6 विधायक यहाँ बनने जा रहे हैं। क्योंकि वो 12 से 17 के बीच में उन्होंने देखा था कि समाजवादी पार्टी के विधायक थे, तब उन्होंने कुछ कराया था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग आए, उन्होंने कुछ किया नहीं, केवल अपनी जेब गर्म की और अपने घर परिवार को बढ़ाया, कुछ नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये यहाँ से हट जाए। कोई विधायक अगर गिना दे, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट गिना दे, तो नहीं बता पाएगा यहाँ विधायक। कोई विधायक आपका जनसंपर्क होते उसे टेलीफोन पूछना कि आपने विधायक रहते हुए बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं बता दे, रायबरेली में पूरे जनपद में बड़ा प्रोजेक्ट लगाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार समाजवादी पार्टी यहाँ रायबरेली से 6 विधायक जीत के माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। विपिन जी, रायबरेली को इतना कम आंकना आपको कैसे लगता है? देखिए, कोई भी सत्ता पे हमेशा के लिए काबिज नहीं रह सकता। अगर हम भाजपा की बात करें, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जब नारा दिया सबका साथ सबका विकास, फिर सबका विश्वास, और इस साल इजाफा हुआ सबका प्रयास जुड़ गया साथ में, कि इसका अर्थ बिल्कुल साफ था कि जब तक हर एक नागरिक, हर एक देशवासी अपना योगदान नहीं देगा, देश को आप सुपर पावर नहीं बना पाएंगे। जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में बोला था कुछ समय पहले कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, कितनी अच्छी बात थी। लोगों का मनोबल भी बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा कि हमारा देश, वो दिन भी दूर नहीं कि जब हम वो दौर दोबारा लेके आ सकते हैं जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। $1 1 रुपए का हुआ करता था। और उसके बाद क्या हुआ, अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ? आजादी के बाद किसकी सरकारें थी, क्या ये भी किसी को बताने की आवश्यकता है? आजादी के बाद किन की सरकारें रही हैं? अर्थव्यवस्था तो, और अर्थशास्त्री तो बड़े बड़े रहे हैं हमारे देश में। तो उसके बाद भी आप क्या हुआ, फिर जीडीपी के आंकड़े क्या हुए? और ये ऐसा नहीं हुआ कि आप इसका बोले कि सिर्फ 2014 के बाद हुआ है, ये तो पीछे से हुआ है। और एनपीएस का एक इतिहास रहा है, बड़ी जरूरी बात है ये, इसका जिक्र होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। उसने भी भट्टा बिठाया आपकी इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का। ऐसे कर्जे जो आपने दिए और जो डूब गए, जिसके आने की कोई संभावना नहीं है, वो एनपीए बन गए। और अभी आप देखिए, आपने सवाल पूछा कि यहाँ पर ये उनको कम हाँकना चाहिए कि रायबरेली के मामले में, या कांग्रेस को अपने जो भी प्रतिनिधि आपके द्वंद्वी होते हैं उनको आप कभी भी कम मत समझिए। नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट, ये पुरानी कहावत है, कोई ना कोई तो वजह होगी जो ये कहावत बनी होगी। तो ये चीजें कभी नहीं करनी चाहिए कि आप, एक जमाने दौर था जब श्रीलंका हर मैच में पिट के आती थी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज इतने फुर्ती से गेंदबाजी करते थे, कईयों को चोटिल हुए खिलाड़ी श्रीलंका के, लेकिन वर्ल्ड कप वो जीत के लेके चले, बाजी मार गए थे, किसी ने सपने में सोचा था नहीं। ऐसे ही 1983 में किसी ने सोचा नहीं देगा हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगी। 2 बारी वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप विजेता थे, उसके बाद तीसरी बारी फिर सोचा ये तो हम हरा देंगे, और बड़ा छोटा सा स्कोर बनाया था, लेकिन पासा पलट गया। तो जो इतने बड़े सूरमा थे क्रिकेट के, वेस्ट इंडीज, उनको हमने परास्त कर दिया हिंदुस्तान ने, और ऐतिहासिक बन गया। 1983 कौन भूल सकता है? तो यही बात है कि किसी का भी ये कहना सत्ता पे हमेशा कोई काबिज रहेगा, हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरा सिर्फ ये मानना है कि हर एक पे, एक जमाना तो कांग्रेस का भी था। अभी उल्लेख कर रहे थे आलोक जी, बोल रहे थे कि सोनिया गांधी बड़ी पावरफुल थी, वो सबको पता है।
पूरी वो सब कुछ उनके हाथ में था और क्या वो उनका रसूख था। तो लेकिन आज क्या हाल है वो भी सबके सामने है। तो ये सारी बातें कोई भी द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। परिवर्तन ही संसार का नियम है। और कुछ भी चीज स्थायी नहीं है, ये आप समझे, यथास्थिति बनी रहेगी, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है आलोक, मैंने बहुत कुछ बोल दिया अपने इस व्यक्तित्व में। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विपिन जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा कि सोनिया गांधी क्या, मैं माननीय मुलायम सिंह जी को धन्यवाद नहीं बिल्कुल बोला है मैंने, कोई आपत्तिजनक चीज पर नहीं बताया है आपको। मैंने कहा आपने मान सम्मान से बोला है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ और माननीय मुलायम सिंह जी को मैं साधुवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सैफई और करहल को ऐसा बना दिया कि कोई कहता है कि विदेश ऐसा लगता। ये काम माननीय सोनिया गांधी जी क्यों नहीं की रायबरेली और अमेठी के लिए? वहां से प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, वहां से इंदिरा गांधी थी, उसके बाद सोनिया गांधी मोर पावरफुल देन प्राइम मिनिस्टर। क्यों नहीं उस जगह पर विकसित किया गया? मेरा प्रश्न ये था। और आज के संदर्भ में इनका सुपड़ा वहां से साफ होने जा रहा है, ये बिल्कुल इंगित है। और रही बात किसी को भी हल्के और भारी में लेने की, विपिन जी ने कुछ देर पहले कहा था कि इट इज वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, शायद इन्होंने यही कहा। और मैं उसमें थोड़ा आगे जोड़ना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स फॉर अस इज अ डाइल्यूटेड वॉर एंड वी डोंट टेक एनी चांसेस। वी मीन वी द वर्कर्स ऑफ बीजेपी, वी डोंट टेक एनी चांसेस अगेंस्ट एनी दल, बिग और स्मॉल। जो भी मैदान में है हम अपनी सारी तीर तर्कस निकाल के उसको परास्त करने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे नौजवान, हमारे युवा, हमारी महिलाएं दिन रात लगी हुई है सड़कों पे। ये लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, हम रोड की पॉलिटिक्स करते हैं, हम जनता जनार्दन के पास जाते हैं। और हमें विश्वास है कि योगी मोदी जी की डबल इंजन सरकार ने जो विकास गंगा बहाई है यूपी में, जो पिछले 60-70 सालों में नहीं हुआ था, उसके दम पर हम प्रचंड बहुमत से चौथे चरण में भी विक्ट्री हासिल करेंगे और 7वें राउंड तक we will lead from round 1 and we will lead till round 7 and form a formidable government in UP। और उसके काम को और आगे ले जाने का काम करेंगे। जितने माफिया, गुंडे, लाइन ग्राबर थे, उनको थरथरी धरे हुए हैं, वो पलायन की सोच रहे हैं या दिलों में दबे हुए हैं। महिलाएं पसंद हैं, किसी महिला से पूछ के किसके वोट दे रही हैं, तो हमें सुरक्षा जो प्रदान हुआ है हम उससे गदगद हैं। जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने कहा है कि हम व्यक्त नहीं करेंगे बट वी विल वोट फॉर बीजेपी। ये तलाक इतना बुरा चीज हम पर थोपा गया था, सदियों पुराना ये कोड, उसको मोदी जैसे आदमी ने हटाने का काम किया है एंड वी आर विद मोदी एंड हिज डेवलपमेंट। लेकिन समाजवादी पार्टी से आशीष चौधरी कह रहे हैं कि रायबरेली तो वो पूरा ही जीत रहे हैं। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी ने किसी को कोई रोका है क्या? कल को आप कह दीजिए कि मैं अगला देश का राष्ट्रपति हूँ तो मैं क्यों बोलूंगा कि नहीं हो सकते आप? नहीं हमें तो रहने दीजिए सर, आप बोले आप ही करिए ये सब काम। अभी तो कांग्रेस भी कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं यूपी में, तो मैं उसको भी कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको रायबरेली के बारे में जानकारी नहीं है माननीय प्रवक्ता साहब जी। रायबरेली में कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आशीष जी, मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आशीष जी, मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के तो दूर, इनके पास कोई कैंडिडेट थे नहीं जो चुनाव लड़ने के लिए। दो कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ ऊंचाहार में कैंडिडेट उतारा, वो सीधा पता नहीं कौन से जनपद से दौड़ चला, सीधा पैराशूट से उतार दिया। तो इनके पास खुद के कैंडिडेट लड़ाने की नहीं, तो जीतने की बात छोड़ो। और ये अगर किस आधार पे जीतेंगे, इनके यहाँ 2-3 विधायक थे और 3 विधायक एक काम गिना दे, कोई प्रोजेक्ट या भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता बता दे, तीनों विधायक
या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी या उनके प्रवक्ता साहब बता दे, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेता बता दे कि राजगीर जनपद में एक प्रोजेक्ट उन्होंने स्थापित किया हो, तो किस बेस के आधार पे जीतने की बात कह रहे हैं? इनका कोई आधार ही नहीं। आज ये पोजीशन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वोट मांगने जा रहे हैं ना, वहां लोग अपने दरवाजे बंद करे ले रहे हैं। लोग वोट देने के लिए शाम मुंह पे मना किए दे रहे हैं कि आपने किया क्या, हमारे खेत चढ़ गए, आपने जानवरों की कोई व्यवस्था की नहीं। ये पोजीशन थी गौशाला, जो किसान यहाँ लेके जाते थे, जो छुट्टा जानवर वहाँ गौशाला के पास जो डाल आते, गौशाला में बांध आते थे, वहाँ रात में जो गौशाला तकने वाला था, क्योंकि वहाँ जब मान लो 1000 गाय गौशाले में रखी गई, तो 1000 का वो बिल बाउचर बनाते थे कि इतना चारा आ रहा है, 1000 यहाँ गाय काउंट करा देते जब गाय चेक करने आते। रात में वो गेट खोल के सारी गाय भगा देते थे और चारा 1000 गायों का पैसा पेमेंट आ रहा, भुगतान हो रहा। अब पता लगे वहाँ केवल कितनी 60 गाय 70 गाय है। ये पोजीशन था। भारतीय जनता पार्टी गौशाला के नाम पर केवल लूटम लूट मचाया। पहले सुन लीजिए, आ रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया कि इनको अगर प्रमाण देने के लिए मैं साक्षात कह सकता हूँ, जो चारा सप्लायर होते हैं, चारा सप्लायर से मैंने बात की, उन्होंने खुद बताया भुगतान हम लोगों के नाम होता, लेकिन जो गौशाला संचालक उसे मुझे कमीशन देना पड़ता। अगर वो 7 लाख का चारा वहां सप्लाई किया तो बदले में 2 लाख रुपए रिटर्न करके उस गौशाला संचालक को देता है। और गौशाला 1000 गायों की यहाँ बिल भुगतान हो रहा, पता लगे गौशाला में केवल 70-80 जानवर मात्र हैं। वो भी 70-80 जानवर देख लेंगे तो भूख के मारे तड़प तड़प के मर रहे हैं। कुत्ते जिंदा गायों नोचे। अब पूछे जिंदा गायों कैसे नोच लेंगे? जो जिंदा गायें भूख प्यास के मारे तड़प के वो जमीन पे गिर गई है, उठ नहीं पा रही है, उनको कुत्ते नोचने लगे। अब इसके परिणाम क्या आएगा? क्योंकि जनता देख रही ना, जनता देख रही ना, तो जनता ये देख रही कि हमारे जानवर से छुट्टा वहां गौशाला में यहाँ बांध के आए, वहां से छोड़ दिया गया, फिर गांव में पहुंच गए और 3 विधायक को गिना नहीं पाएंगे। प्रोजेक्ट लगाए हो तो कैसे? जवाब ले लेता हूँ मैं। जवाब भारतीय जनता पार्टी एक भी खाता खुलने वाला नहीं। आप नोट कर लीजिए, 10 मार्च के बाद इसी डिबेट पे मैं बताऊंगा कि एक भी भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नेता जीत नहीं पाया। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। आशीष जी। जी आलोक जी। जी बड़ी सुंदर बातें कही चौधरी जी ने, मजा आ गया सुनकर कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दल से आए लोगों को टिकट दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, मौर्य जी कौन है? भीम सिंह कौन है? ये जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से गए हैं और जिनको इन्होंने टिकट दिया है, वो कौन लोग हैं? वो क्या इन्हीं के दल के लोग हैं? ये रायबरेली पे चर्चा हुई कि रायबरेली में विधानसभा में क्या कंडीशन है? बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। प्लीज सुनिए, आप मैं बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए चुपचाप। बिल्कुल सुनेंगे, हम सुनेंगे। हम तो जनता की सुनते हैं। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था कि जनता की नहीं सुनते, अपनी क्यों सुनाते हैं? आप सुना लीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा हूँ। आप जनता नहीं, आप नेता हैं। जनता मैं हूँ, मैं वर्कर हूँ। आप नेता हैं लाल टोपी लगा के। हम नेता नहीं है, हम वर्कर हैं। अब मेरी बात सुनिए त्रिशूल जी, इन्होंने अपने वक्तव्य में ही अपनी बात को काट दिया। इन्होंने कहा कि चारा सप्लायर ने इनको कहा कि मैं 7 लाख का चारा सप्लाई देता हूं तो उसमें 2 लाख घूस देता हूं। तो 7 लाख का चारा सप्लाई तो उसने कबूला ना। इन्होंने कहा कि चारा मिलता ही नहीं है। इन्होंने खुद कहा कि चारा सप्लाई दिया हूं, उसमें घूस दिया हूं। और अगर उसमें इनके यहाँ विपिन सर, इनके यहाँ की एक शादी जो सफाई में हुई है, अगर उसका जोड़ घटाव किया जाए तो 500 करोड़ की एक शादियां हुई हैं। तो जनता के समाजवाद में जनता के खून पसीने को खींचकर उन शादियों को सुशोभित किया गया। ये क्या बात करेंगे? सादगी का नाम है योगी, सादगी का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के 14 रिश्तेदार है। एक भी रिश्तेदार को अगर कोई भी गवर्नमेंट का कोई चीज मिल रहा हो तो ये बताएं, योगी जी की बहन फूल बेचकर अपना जीवन यापन कर रही है। ये बात करते हैं। ये बता दें नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम, अगर ये जानते हैं तो, या योगी जी के पिताजी का नाम और योगी जी के पिताजी और माता जी। अरे
और ऐसे भाई हरियाली से में क्या फायदा, इनके परिवार दूसरी के बहन क्या कर रही है? विपिन जी, ऐसे भाई इनके से क्या परिवार के फायदा? छोटे साथी रक्षाबंधन शामिल का हैं। राखी के त्योहार विभिन्न आता है, भाई राजनीतिक कसम पदों पर। खाता कि उसके सुख दुख में हम साथ खड़े रहेंगे। इनके आप ही तो जो अपनी बहन की नहीं परिवार होते, के लोग हैं, प्रदेश की जनता को क्या होंगे? विभिन्न राजनीतिक पदों पर कायम है। ये बात करते हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं, लोग भारतीय दुश्मन जनता तल्ली पार्टी के जब सरकार नहीं इसमें थी, मेरे भी सहस्त्र कार्यालय लोग थे। नहीं खुला था। आज भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आ गई तो प्रत्येक जनपद में कार्यालय, भव्य कार्यालय बनवाने का काम कर रही। आ रहा हूँ मैं, पहले विपिन जी, क्यों आ नहीं रहा हूँ, सुन बनवाए? लीजिए। पहले क्यों नहीं बनवाए? अब क्यों कार्यालय खुल रहा है? नरेंद्र क्योंकि मोदी ये का घर नहीं जनता बन का रहा है। पैसा है, ये जनता का पैसा है। हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यालय बनवा रही। ये कहाँ से पैसा है? भव्य कार्यालय बनना है। हमारे पास हो जाएगा। क्या बात आप कर रहे हैं? क्या बात कर रहे वाली हैं? पार्टियों की आप पहले भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यालय नहीं बन रहे थे, जब से सरकार है तो भारतीय पार्टी कार्यालय बनने चालू हो गए। ये जनता की तो पैसा है, कहाँ से पैसा आता रहा? सबसे हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गए। हमारे यहाँ 10-10 रुपया दे के भी करोड़ों रुपया आ गया। आप टैक्स ऑडिट करवा लो, आप जांच करवा लो। जांच एजेंसी तो आपके पास है, सारी जांच एजेंसी आप जांच कराने का आप काम करते हैं, जांच कराने केवल आप ही काम करते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी पर भी इनकम टैक्स का केस चल रहा है, ये शांत रहिए। तो उसमें क्या है? अगर आपने केस चलाया ना, वो केवल विपक्ष के इसलिए केस चल रहा। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर आपने केस क्यों नहीं चला दिया? पीडब्ल्यूडी का अगर जांच करा दी, सबसे बड़ा गड्ढा मुक्त घोटाला था। कोरोना की जांच करा दी, सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी था। घबराइए नहीं, पिछली बार बुलडोजर चला था, इस बार केस की फाइलें खोली जाए। अब वो छोड़ दीजिए, अब जो बुलडोजर चलेंगे वो सड़कों पर चलेंगे, डामर रोड बनाएंगे। सपा की सरकार 10 मार्च से बनने आ रही, रोड पे बुलडोजर आपको चलते नजर आएंगे। अतीक अंसारी कौन है समाजवादी पार्टी के लिए? विपिन जी, मैं एक बात बोलना मुख्तार अंसारी कौन है? देखिए, जनता अंत में तो जनता तय करेगी, लेकिन हमने बात करी विकास की, और असल मायने में विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए। चुनावी मौसम में तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर अमूमन देखा ही जाता है, लेकिन इस बीच एक बात जरूर है, निश्चित है कि अगर मुख्यमंत्री योगी की बात करें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज यूपी का क्या स्थान है, वो भी सबके सामने है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें और ईज ऑफ लिविंग की बात करें, उसके बाद कितने एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है, एक्सप्रेसवे की बात चल रही है, कितने बने एक्सप्रेसवे, कितना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का विस्तार हुआ है, तो ये अपने आप बातें। और बाकी जो दूसरी तरफ अगर बात है, सरकार विपक्ष घेरने का काम करती है कि भाई किसान आंदोलन जो इतने समय चला, लखीमपुर खेरी की घटना हो गई, उन्नाव की घटना हो गई, हाथरस की घटना हो गई है, वो अपनी जगह बात दुरुस्त है। तो क्योंकि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जब बात करते हैं तो वहां पर वो फिर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो पूरी हकदार हैं, तो ये सारी बातें हैं। मुद्दे, यही मुद्दों के आधार पर जनता अपना वोट डालेगी, चाहे हम चौथे चरण की बात करें या आखिरी 7वें चरण पे। फैसला तो 10 मार्च को आएगा, तब पता चलेगा कि लोगों ने अपना जो वोट डाला है, उत्तर प्रदेश की जनता ने वो विकास को दिया है या बाकी मुद्दे जिनका मैंने अभी उल्लेख करा उनको आधार मानकर उन्होंने अपना वोट डाला और यहां पर एंटी इनकम्बेंसी हुई। और अगर ये दोबारा मुख्यमंत्री योगी सत्ता पे काबिज होते हैं, दोबारा सरकार बना लेते हैं, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री की बात बिल्कुल सच निकलेगी कि उन्होंने जब बोला कि प्रो इनकम्बेंसी है यहां पर, तो वो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, संक्षिप्त जवाब ले लेते हैं आलोक जी। 59 सीटों पे क्या बड़ा खतरा है और क्या बड़ी सुरक्षा है? मैंने आपसे कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, माननीय योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन सरकार में जिस तरीके से विकास हुआ है, उसके बदौलत फर्स्ट राउंड से हम लीड में हैं और हम 7वें राउंड तक लीड करेंगे और हम प्रचंड बहुमत से फिर दोबारा योगी जी को यूपी में स्थापित करने जा रहे हैं। ठीक है, आशीष चौधरी, क्या है 59 सीटों पर आपके लिए सबसे? वहाँ के नौजवान सबने मन बना लिया है। ठीक है, ये अभी सपनों की बात कर रहे थे, ये सपने देख रहे हैं। यहाँ 59 सीटों में कम से 57 से 58 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हटाकर और ये समाजवादी पार्टी सीटें जीतने जा रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। ठीक है, विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, ये तो बता दीजिए लोगों को कि ये राजनीतिक दल जो कहते हैं वो करते नहीं है और आवाम जो है वो ड्योढ़ी पर सिर्फ हुजूर बजाने का काम आती है 5 साल।
बाकी 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है अवाम के लिए। बस ये तो बात जग जाहिर है, कोई शक शुबा नहीं है। मैं पूरी तरह से आपके साथ इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि हकीकत यही है और ये कड़वा सच है कि यहाँ पर जब चुनाव का मौसम आता है तो वहां पर लोक लुभावने सपने दिखाए जाते हैं और ऐसा जताया जाता है। हर एक राजनीतिक दल पे ये बात लागू होती है कि आपके अब अच्छे दिन आ जाएंगे, सारे अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे, जितने काम विकास के अधूरे रह गए हैं वो अब 5 वर्ष हमारे को दीजिए और हम लोग बिल्कुल कायाकल्प बदल देंगे। बिल्कुल ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। आलोक जी, आशीष चौधरी जी, विपिन शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। आवाम है कि 5 साल ड्योढ़ी पर हुजूर बजाती है, लेकिन 4 दिन की चांदनी में इतनी भाव विह्वल हो जाती है कि फिर वोट देने चली जाती है। वोट देना लोकतांत्रिक अधिकार है, जनता का अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो राजनीतिक दल प्रतिबद्धता दिखाते हैं जनता के प्रति, वो कहीं देखने को नहीं मिलती सत्ता में आने के बाद, और यही राजनीति का कड़वा सच है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।